खैर बड़ा ही अफसोसनाक ये मामला है। इस खुदकुशी को लेकर इसके जो नफ्सियाती पहलू हैं उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सर, ये केस आपके सामने है। इससे पहले भी एक केस हुआ था कि जनूबी पंजाब में एक असिस्टेंट कमिश्नर था और शेरो शायरी से शगफ था, बड़ा ही काबिल इंसान था। आला तालीम याफ्ता जो ज़हीन लोग हैं, जो इतने जरखेज़ जहन है, कामयाब नौजवान अफसर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जैसा कदम कैसे उठा लेते हैं? क्या उनकी सोच चल रही होती है? क्या कैफियत होती है? देखें, गम होते हैं जहां जहानत होती है। दुनिया में हर शय की कीमत होती है। सो हमने देखा है कि बहुत सारे साइंसदान, शायर, अदीब, हाई अचीवर्स, उनका कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू चल रहा होता है। जिस तरह मैंने एक दफ़ा बड़ा डिटेल मजमून लिखा मीर तकी मीर पे, वो ही वॉज डायग्नोज्ड मेंटल हेल्थ पेशेंट एज वेल, और वो दुनिया के सबसे बड़े शायर भी हैं। सो ये हमने देखना है कि इस केस में भी जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे, ही वॉज अ हाई अचीवर, और अभी लोग बात करें जी कितना नौजवान था, खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, और लोगों को ये समझ नहीं आती। मैं कल से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह नौजवान खूबसूरत पढ़े लिखे मरीज़ की आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, वो ऐनक लगा सकता है, उसको बुखार हो सकता है, इसी तरह उसको ज़हनी नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं। उनका आपके जवान होने, खूबसूरत होने, हाई अचीवर होने से आपकी कोई प्रिवेंटिव ये चीज़ें नहीं हैं जी। दूसरा जो चीज़ बार बार डिस्कस हो रही है, हम जब भी बात करते हैं, जो अपनी जान इंसान खुद लेता है कि जी उसको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, उससे पहले याद रखें कई दफ़ा बहुत बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। अभी डेंगू में भी हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा न्यूरोट्रॉपिक वायरस बन के आ रहा है, इसके न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो डेंगू के बाद सिवियर एंजाइटी में, डिप्रेशन में, सुसाइडल आइडिएशन के साथ, इस पे पेपर पब्लिश हो चुके हैं। आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। सो समटाइम्स इट्स वेरी बायोलॉजिकल। कुछ वायरसेस होते हैं जो साइकोट्रॉपिक होते हैं, जो दिमाग में जाके आपको डिप्रेस करते हैं। सो ये देखना ज़रूरी है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है, वो बड़ा शेर बहादुर है, बड़ा जवान है, और उसको डेंगू हो गया बारे है, में तो भी यही कहा जा रहा है कि इनको डेंगू था और डेंगू होने के बावजूद भी ये काम कर रहे थे, तो यही वजह भी हो सकती है कि दबाव का शिकार रहे वो। देखें, मुझे और आपको डेंगू हो, हम अस्पताल दाखिल हो जाएं, 2 हफ्ते की छुट्टियां ले लें, और एक पुलिस वाला, वो सिर्फ इसलिए कि पुलिस वाला है और इस्लामाबाद पुलिस में है, उसको डेंगू के बावजूद वर्दी पहन के काम पे आना पड़े, तो ये मुनासिब तो नहीं है ना। सो जो आप लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वर्क को ग्लैमराइज करते हैं जी, कि बुखार भी है तो हमने वर्दी पहन के काम पे जाना है, डेंगू भी है तो जाना है। सो एक तो इस फैक्टर को जहन में रखें, ठीक है। दूसरा, ही वॉज नोन केस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, और वो किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा भी रहे थे। सो हमारे यहाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से बताऊंगा कि साइकाइट्रिस्ट को भी फर्दर ट्रेन होने की ज़रूरत है रिस्क असेसमेंट में। हमारी जो पाकिस्तान की ट्रेनिंग है साइकाइट्री की, उसमें रिस्क असेसमेंट पे थोड़ा सा कम जोर दिया जाता है। मैंने आयरलैंड में चूंकि ट्रेनिंग की हुई है, वहाँ पे रिस्क असेसमेंट ही असल साइकाइट्री है। हर वक्त हम रिस्क असेस कर रहे होते हैं कि इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है या इसकी जॉब की नौयत ऐसी है। अब देखें, इनके पास गन्स थी, ज़ाहिर एक पुलिस के प्रोफेशन में है, पिस्टल हैं, राइफल्स हैं, तो इनके साइकाइट्रिस्ट को रिस्क असेसमेंट करके इनको ये बताना चाहिए था कि आपने वेपन से दूर रहना है, वेपन के करीब नहीं जाना। सो ये चीज़ भी हमने देखे। अभी हमारा ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अरबाब इख्तियार को एक साइकोलॉजिकल अटॉप्सी करनी चाहिए। इनका फिजिकल पोस्टमार्टम तो होगा, तो सुसाइड के बाद हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल अटॉप्सी करें, पिछले देखें 6 महीने में इनकी सोशल मीडिया पोस्ट क्या थी, इनके घर में क्या चल रहा था, काम पे क्या चल रहा था। ये कोई, जिस तरह आप एक केक बनाते हैं ना, तो केक में अंडे भी डलते हैं, दही भी डलता है, चीनी भी डलती है, तो वो फिर केक बनता है। तो इसी तरह जब इंसान यहाँ तक पहुँचता है तो कोई एक फैक्टर नहीं होता, वो जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो हमें साइकोलॉजिकल अटॉप्सी से पता चलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, शदीद जिस्मानी या फिर ज़हनी थकन इंसान के सोचने के ज़ाविये को किस हद तक मुतासिर करती है, और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो इतना नाउमीद भी हो जाता है, उसे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, कि उसके बाद वो ये इंतहाई कदम उठा लेता है? काश मैं अपने अज़ादारों को बता सकता कैसा दुख था जिसे मौत से टाला मैंने। तो वो कहाँ तक आप पहुँचते हैं ये जानना, अभी हम सारे बात कर रहे हैं ना, हम ये समझ नहीं पाते। देखिए, एक पूरा साइकिल होता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था आपके प्लेटफॉर्म पे कि एक होता है यू स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस है, वो अच्छा स्ट्रेस था, मुझे आज टाइम पे यहाँ ले आया जी। ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वो डिस्ट्रेस हो जाएगा। डिस्ट्रेस पे बॉडी अलार्म बजाना शुरू करती है, आपको थकन सी रहती है, एक एंड पेन्स रहती हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता। अगर आप तब भी नहीं रुकते,
फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सही आप बहुत काम कर रहे हैं, हर वक्त काम कर रहे हैं, इंसानी जिस्म को रेस्ट चाहिए, दिमाग को रेस्ट चाहिए। जब आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, सेल्फ हेल्प नहीं करते, इलाज नहीं कराते, फिर रिस्क आता है, ठीक, फिर आप अपनी जान लेने के। तो ये पूरा साइकिल है। सही। आपका अपना जिस्म आपको बार बार अलार्म देता है कि ब्रेकें लगा लें, ब्रेकें लगा लें, ब्रेकें लगा लें। जब आप नहीं लगाते ब्रेकें तो फिर अंजाम अपनी जान लेना भी हो सही। सकता है। उसामा, ये तो आपने बता दिया कि एक पूरा साइकिल होता है और फिर इस तरह से इंसान रिस्क में दाखिल होता है। अगर हम अदील की बात करें, अदील अकबर साहब की, तो जिस तरह से ये सारी सूरत हाल बनी और यकीनन अभी तो कंफर्मेशन नहीं हुई है कि डेंगू का ही मसला था या वो डिप्रेशन का शिकार थे या क्या भी सिनेरियो था। अभी रिपोर्ट्स आएंगी, तहकीकात होंगी तो सब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जैसे आप डेंगू का बता रहे हैं, तो जितने भी वो पेशेंट जो डेंगू का इलाज करवा रहे हैं, इस मरहले से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या एहतियात ज़रूरी है और किस तरह से वो इस चीज़ से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो बेसलाइन बीमारी है डेंगू, उसका इलाज करवाएं। ठीक है, आप अस्पताल में दाखिल होना है, दाखिल हों, रिपीटेड ब्लड टेस्ट होने हैं, ब्लड टेस्ट हों, आप अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को अच्छा रखें। दूसरा, डेंगू और नो डेंगू, एक बात व्यूअर्स तक पहुंचाना ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग इज़ अबाउट कनेक्शंस, ह्यूमन बीइंग इज़ अबाउट सोशल सपोर्ट। हम बहुत बात कर रहे हैं कि वो क्या फैक्टर्स थे जो जान लेने तक लाए, हम वो बात नहीं कर रहे क्या फैक्टर्स हैं जो बचा सकते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं। सोशल सपोर्ट और कनेक्शन सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव फैक्टर है। हमने कम्युनिटी में मिल के बैठना छोड़ दिया है, हमारे दोस्त नहीं होते हैं, हम गैदरिंग्स पे नहीं जाते हैं, हम अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं आते हैं। तो फिर जब ये मामला होगा, आप अपने कनेक्शंस तोड़ते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आइसोलेट होते जाते हैं। दूसरा सोसाइटी बहुत सख्त हो चुकी है। सोसाइटी मेरे आप जैसे आम आदमी के लिए भी सख्त है, तो जो एक इस्लामाबाद पुलिस का सीनियर ऑफिसर है, उसके लिए सोसाइटी, बाय सोसाइटी आई मीन एवरीबडी, उसके बॉसेस, गवर्नमेंट, लोग जो पुलिस को बुरा भला कहते हैं, पूरी सोसाइटी इतनी सख्त होके आती है कि फिर कई दफ़ा इंडिविजुअल के पास चारा ही नहीं बचता उस सोसाइटी की सख्ती को बर्दाश्त करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारे, चूंकि हाँ जी कंप्लीट करें आप डॉक्टर साहब, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी, तो इसमें मैं ये बात जो करना, दो बातें करना चाह रहा हूँ कि एक तो हम कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं। दूसरा, जो मैंने गोरों के मुल्क और हमारे मुल्क में ऐसे वाकयात के बाद डिफरेंस देखा है ना, कि गोरों के मुल्क में ये सेंसिटाइजेशन बहुत होती है, उसके बाद पॉलिसी मेकिंग करते हैं, किताबें खोलते हैं कि पूरी की पूरे सिस्टम में क्या क्या तब्दीली लानी है। हमारे यहाँ कुछ अरसे के लिए इंक्वायरी चलती है, गर्दन चाहिए होती है, ये कसूरवार था, उसको फंसा दिया जाता है, दोबारा फिर वही चलन शुरू हो जाता है। सो अब भी इट्स हाई टाइम कि मेंटल हेल्थ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, मेंटल हेल्थ ऑफ सोसाइटी पे बात की जाए, चीज़ों को जल्दी पिक किया जाए और एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए विद रिगार्ड्स टू मेंटल हेल्थ। बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं डॉक्टर उसामा, और बिल्कुल हुकूमत को इस पर गौर भी करना चाहिए। जिस तरह से आप रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे थे, तो ये इतलात भी आ रही हैं कि उनके जो मौलिज थे, जिनसे वो अपना दिमागी इलाज भी करवा रहे थे, उनसे कंसल्ट भी कर रहे थे, उन्होंने भी इन्हें असलहा साथ ना रखने का मशवरा दिया था। और यही इस बात का सबूत है कि असलहा इनके पास नहीं था, बल्कि इनके साथ जो अमला था, इन्होंने उससे गन लेकर जो है वो यूज़ किए। ऐसे केसेस में आप क्या समझते हैं, मतलब अगर पता चल जाए कि कोई इस तरह का मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है किसी अफसर के साथ या एहलकार के साथ, इदारे की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो रवैया ही मुख्तलिफ है। वो पता चल जाए इदारे में, लोग छुपाते हैं, क्योंकि इदारे को पता चल गया तो आपको वो जो जिस सीट पर आप लगे हुए हैं वहाँ से हटा के जनाब आपको खुडे लाइन लगा दिया जाता है। देखिए, उसकी वजह यह है, मैं फिर वही मिसाल दूंगा कि आंख पे ऐनक लगाने को तो आप कमजोरी नहीं समझते, दिमागी और नफ्सियाती मसाइल को आप कमजोरी समझते हैं कि यार ये छोटी सी बातों पे तुम डिप्रेशन में आ गए हो, तुम अच्छे पुलिस वाले हो, तुम डिप्रेशन में आ गए हो, इस किस्म की बातें उनको सुननी पड़ती। दूसरा, जो मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने असेस किया है कि एक बंदा हाई पोजीशन पे है और उसके पास असलहा है और वो रिस्की है, तो मुझे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करने का राइट होना चाहिए, मुझे इदारे को बताने का राइट होना चाहिए, मुझे उसको छुट्टी पे भेजने का राइट होना चाहिए। सो ये हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ एक्ट अभी तक नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान नहीं है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी नहीं है, उसकी वजह से डॉक्टर उसामा लास्टली ये कहिएगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं कि एम्प्लॉय राइट्स नहीं होते इदारों में, जिधर काम कर रहे होते हैं, काम का बहुत प्रेशर या दबाव होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान हैं जो कि खुदकुशी करते हैं। तो ये जो इदारों में या जिधर काम कर रहे हैं वहाँ ऐसे राइट्स हों, उन हवाले से कितना काम करने की जरूरत है, इदारों को काम करने की कितनी जरूरत है?
देखें, जो वर्क प्लेस है ना पाकिस्तान में, कोई भी वर्क प्लेस, वो चाहे अस्पताल है, चाहे पुलिस स्टेशन है, हो सकता है आपका चैनल भी, ये सारी वर्क प्लेसेस औरतों के ससुराल की तरह बिहेव करती हैं। इनको औरतों के मैके की तरह बिहेव करना चाहिए, इनको कंड्यूसिव होना चाहिए। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जब मैंने आयरलैंड में अपना हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो दूसरे दिन मेरी सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि अगले 6 महीने में आपकी 4 हफ्ते की छुट्टी है, आज बता दें आपने कब छुट्टी पे जाना है। उसको मैंने कहा जी, हमारे मुल्क में जब काम ज्वाइन करते हैं तो काम की बात होती है, छुट्टी की नहीं होती। उसने कहा जी, हम काम रिलैक्स होके करते हैं, तो आप रिलैक्स होके काम करें, छुट्टी की बात करें। तो हमारे मुल्क में जब आप छुट्टी की बात करें, आप छुट्टी कहते हैं, आप रीजन बताएं जी क्यों जाना है। और अगर आप ये रीजन बताएं कि जी मैंने अपनी वेल बीइंग के लिए जाना है, तो लोग आपको ऐसे घूरेंगे जैसे आप वाकई नफ्सियाती मरीज हैं। मरे हुए को दोबारा मारना काम पड़ता के लिए है ली छुट्टी जाती के है। लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि काम करने को ग्लैमराइज मत करें, काम को जितना काम है उतना ही करने को ग्लैमराइज करें। और जो मैंने कनेक्शंस की बात की है, हम सारों को ट्रेन होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द लोगों के अगर बिहेवियर्स बदल रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको कहा जाए सबसे पहले कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और अगर आपके पास में नहीं है तो आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। जबरदस्त। तो सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, ये कल्चर आम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा।